अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब एक मामला चल रहा था कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला आया है उनके जज के हवाले से, जो जज नासिर जावेद राना साहब हैं, उनके हवाले से एक इंकशाफ ये किया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लोगों ने ये वाली बात की कि ये जो जज साहब हैं इनके अपने क्रेडेंशियल सवालिया निशान है उनके ऊपर। असल ये मामला क्या है, हमने थोड़ा सा इसको डिग आउट किया है कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या मामला था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि ये जो जज साहब हैं ये नाअहल हैं और इनको नाअहल करार दिया गया था एट वन पॉइंट इन टाइम। अब फिर उसके बाद उस मामले का क्या बना, उस केस का क्या बना था, और पीटीआई का ये कहना कि ये नाअहल थे या ऐसी कोई एलिगेशन इनके ऊपर थी, इनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर कोई इनके ऊपर सवालिया निशानात थे, उस हवाले से हमने थोड़ा सा जो चीज़ डिग आउट की है, प्रोग्राम का आगाज़ उससे करते हैं। और फिर ये बात उसकी भी करना ज़रूरी होगी कि जो हुकूमत की तरफ से वैसे इमरान खान साहब के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही हैं और यके बाद दीगरे हर कोई जो PMLN के लोग हैं, चाहे वो अज़मा बुखारी साहिबा हों, अता तारड़ साहब हों, फिर वो ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी वो बैठे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जहाँ पर जायज़ तनकीद है हम करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमने सुना नहीं कि कोई भी तज़किरा किया गया हो उस एक्चुअल फैमिली का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम डायरेक्टली आयद हुआ है कि इन्होंने रिश्वत दी या इन्होंने एक गलत ट्रांजैक्शन की, एक गलत डीलिंग की, जिसके नतीजे में ब्राइब वसूल की गई और ये पूरा ट्रस्ट बनाया गया। फिर वो ज़मीन अराज़ी जो है वो उस यूनिवर्सिटी के नाम की गई और उसके ऊपर फिर यूनिवर्सिटी तामीर की गई। मतलब वो जो एक्चुअल फैमिली इन अंडर क्वेश्चन है, फैसले में तो उनका भी जिक्र है, उनकी पूरी फैमिली का जिक्र है, लेकिन हुकूमत उनका नाम भी लेने से गुरेजा है माशाल्लाह से। इसकी वजह भी जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत के अभी जो उनके जैसे कहते हैं ना, वहाँ कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हुकूमत के जाने से पर जलते हैं, लेकिन चूँकि खान साहब और PTI और इमरान खान साहब उनके सियासी हरीफ हैं, तो वहाँ पर उनको हर तरह की जो जायज़ तनकीद है उससे ओवर एंड अबव जाते हुए हर तरह की नाजायज़ हर तरह की तनकीदी उनके ऊपर सिर्फ उनकी चलती है, गवर्नमेंट के लोगों की। ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो हम उठाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, जो जज साहब के क्रेडेंशियल्स हैं और उनको नाअहल जो कहा गया था कि वो नाअहल हुए हैं, उसकी असल कहानी क्या है जो हमने डिग आउट किया है, ये देखते चलिएगा कि जज नासिर जावेद राना उनके नाअहली के गिर्द घूमने वाली जो बात है, गर्दिश कर रही है, उसकी असल पूरा उसका जो एक कहानी है या उसका कॉन्टेक्स्ट है। जज नासिर जावेद राना नाजरीन 2004 में रावलपिंडी के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाबुल खैरी के खिलाफ फैसला दिया उन्होंने, जिसके खिलाफ वकला तंजीमें जज नासिर जावेद राना के खिलाफ हो गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सुओ मोटो नोटिस लिया। जज नासिर जावेद राना जो उस वक्त एक जूनियर जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो कार्रवाई में किसी दबाव में नहीं आने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह के ट्रायल का खैर मकदम करेंगे। फिर 2004 में नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी सबूत और ट्रायल के उनसे अदालती इख्तियारात वापस लिए और साथ साथ कहा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट हम रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म भी साथ साथ दिया कि इस मामले पे 2 माह के अंदर अंदर फैसला किया जाए। जिस मामले पर जज नासिर जावेद राना को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया और लाहौर हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन का कहा गया, उसमें जज नासिर जावेद के हक़ में तमाम कोर्ट के अमले ने एफिडेविट जमा करवाया उनके हक़ में और कहा कि जज नासिर जावेद राना कसूरवार नहीं है बल्कि हक पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद जज नासिर जावेद राना अपने ओहदे पर बहाल हुए और कसूरवार ना पाए गए। अगर इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए होते तो सवाल यह है कि नौकरी से उनको निकाल दिया जाता, जो कि एक वैसी एक लॉजिकल बात है। आज PTI ज़रूर नासिर जावेद राना साहब पर उन पर ये बात कर रहे हैं और कल भी जैसे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी ये बात की कि उनके क्रेडेंशियल्स पर सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर जो एक्चुअल सवाल बनता है PTI से, वो एक वजह बड़ा जायज़ सवाल, फेयर सवाल ये बनता है कि उनके अपने PTI के दौरे हुकूमत में अगर वो कसूरवार थे, उनको ओहदे से या मुलाजमत से बिल्कुल फारिग किया जाना चाहिए था। अगर इससे पहले नहीं भी किया गया था तो PTI अगर समझती थी कि वो इंक्वायरी फेयर एंड स्क्वायर थी और उसमें उनको जो अक्विट किया था वो अक्विटल उनका गलत था, तो उनको मुलाजमत से बहरहाल फारिग किया जाना बनता था। बल्कि इसके बजाय 2019 में उनको इस्लामाबाद पोस्ट किया गया था। और दूसरा अहम सवाल नाजरीन जो हम लोग 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से उठा रहे हैं, जो कि मैंने इब्तिदाई में अर्ज़ किया, वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को तो सज़ा सुनाई है, लेकिन इस केस में साथ जुड़े जो बाकी किरदार हैं उनके बारे में हुकूमत बहरहाल खामोश है। हालांकि फैसले में जज नासिर जावेद राना ने मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार देते हुए मनकूला बगैर मनकूला जायदाद जब्त करने का जो इनका हुक्म है वो भी इन सब के लिए दिया हुआ है।
یہ تمام چیزیں فیصلے میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے دل سے کوئی بات کر رہا ہے, اس میں فیصلے میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت کا وزیر بہرحال اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے سے گریزاں ہیں. مطلب ہم نے ہر طرح کی پریس کانفرنسز کو چیک اینڈ ری چیک کیا, کسی بھی گورنمنٹ کے وزیر کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے کہ ان کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے یا واپس لانے کے لیے کیا ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, کیا میجرز حکومت لے رہی ہے, کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ جو جائیدادیں ضبط کرنی ہیں ان کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے, کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. بہرحال حکومت اس میں انڈیڈ ابھی بھی اپنے انہوں نے لب بند کیے ہوئے ہیں, اور سارے جو یلغار ہے وہ عمران خان صاحب اور وہیں پر ایک ان کا فوکس نظر آتا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ناظرین اٹھائیں گے کہ اس پوری چیز کے بعد مذاکراتی عمل کا کیا مستقبل ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہوگا. اس کے اوپر بہت کوئکلی دو تین چیزیں ہیں, وہ دیکھتے چلیے گا. پھر میں فوری طور پہ اپنے مہمانوں کا رخ کرتی ہوں کہ کل کے فیصلے کے بعد مذاکراتی عمل کا اب مستقبل کیا ہوگا. اس میں جو الگ الگ بیانات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی ظاہر ہے اب یہ انڈر کویسچن آ رہا ہے پورا پروسیس. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 2-2-3-3 متوازی سطحوں پر مذاکرات نہیں ہوا کرتے. پی ٹی آئی بیک ڈور اور فرنٹ ڈور میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. اگر بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات اور مبینہ مذاکرات سے مطمئن ہے تو اپنی کمیٹی کو آگاہ کر دیں, اور اب حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کی ضرورت نہیں رہی ان کو. سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں. دوسری طرف مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کی ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے. اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن باقاعدہ سونپ دیا ہے, اور کل چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بیان دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا کہا ہے 7 دن میں. اب یہ پی ٹی آئی نے بھی ان کو مشروط کیا ہے کہ 7 دن میں اگر کمیشن پر پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہ سلسلہ یہیں پر تھم جائے گا. یہ بات بھی بہرحال کی کر دی گئی ہے, اور مذاکرات کا جو پورا ایک جو پروسیس ہے اسی وجہ سے وہ انڈر کویسچن آتا ہے. ایک اور چیز کو اس کے ساتھ ہم تانے بانے جوڑ کر دیکھیں گے کہ اس پوری سزا کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انکمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ رفٹ ہے اس سینٹنس کا جو کہ عمران خان صاحب کو ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں. عمران خان صاحب کی جو پریزن سینٹنس ہے, یہ ٹیلی گراف جو برطانوی جریدہ ہے انہی کے شائع کیے گئے کالم کے مطابق عمران خان پریزن سینٹنس سیٹس اپ کلیش وتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اگر یہ ناظرین کو ہم دکھا پائیں تو یہ بھی ایک ایٹ لیسٹ جو برطانوی جریدے ہیں وہ اس بات کو بہرحال رپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 ٹرمپ کے بہت کلوز ایڈز ہیں وہ تو باقاعدہ انہوں نے کیمپین کی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, ان کو فری کرنے کے لیے. تو پھر ان کے آنے کی جب بالکل آمدی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی, امڈ دیٹ انکمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر اس طرح کی سزا آتی ہے, کیا یہ کانفلکٹ ہے, کیا یہ کلیش ہے, کیا پاکستانی گورنمنٹ اس کلیش کے لیے, اس کانفلکٹ کے لیے اف دس ایگزسٹس تو کیا حکومت وقت تیار ہے؟ یہ بھی ضروری سوال ہے جو ہم انشاءاللہ ٹیبل کریں گے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد جوائنز اس فرام دا پی ٹی آئی اسٹالورٹ آف ہز پارٹی. ویری وارم ویلکم سر. ناز بلوچ صاحبہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بے باک اور ایک بہت پرومیننٹ آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ناز صاحبہ آپ کو. ہیپی ٹو ہیو یو بوتھ آن دا شو ٹوڈے. اور بیرسٹر دانیال چودھری ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی, اور آپ اچھا ہمیں شارٹلی جوائن کر رہے ہیں, وہ ان سے ہم لوگ پی ایم ایل این کے متعلق تمام تر نیریٹیوز جانیں گے. آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. ہمایوں صاحب, ابھی آپ نے تمام باتیں سنی ہیں, بات اس میں پرابلمٹک اب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اب یہ تمام تر چیزیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے ایوری تھنگ از اوبیسلی گوئنگ اگینسٹ دا پی ٹی آئی ٹائڈز. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے فیصلے کو دیکھ کر. اتنا سخت فیصلہ پتہ نہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن میں تھا یا نہیں تھا. جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد آرمی چیف سے پی ٹی آئی کے کئی لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہماری گل ہو گئی اور اب ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ناکامی ہوئی ہے مطلب بیرسٹر گوہر صاحب کی اس ملاقات میں, یا کوئی اور ہی بات کر رہے تھے وہ اس ملاقات میں؟ کیونکہ وہ اس کے بعد تو بہت خوش آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں, ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی. جو کہا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ کسی سیکیورٹی کی اس میں تھا, لیکن آئی ایم شیور دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور بات ہوتی ہے تو پھر باقی باتیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ تھنگ. خوش آئے نہیں خوش آئے,
मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको समझूंगा कि इस फैसले से उस मुलाकात का ताल्लुक था। ये भी हो सकता है उस मुलाकात का, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सोशल मीडिया में एक और भी इसी मुलाकात के लिहाज से था कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, और फिर जब इमरान खान को बताया गया कि ये क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर ये हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, अब आपको पता है सोशल मीडिया का सच भी होता है, गलत भी होता है। बहुत सारी चीज़ें सच होती है लेकिन चूंकि उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आप उसको गलत कह देते। बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं लेकिन उसके लिए गलत चीज़ बना के उसको सच भी कराया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये जो अभी आप बात बता रही थी 190 मिलियन पाउंड्स की, और इसमें जो एक सवाल जो पूछा गया था, जो जिस पे हुकूमत और बहुत ज़्यादा जिरा हुई, वो ये था कि वो कहते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन एक डेट को साइन हो गया था जिसमें शहजाद अकबर के मेरे ख्याल में कोई पता नहीं 16 दिसंबर 2019 या समथिंग लाइक दैट डायग्राम। अच्छा, एनसीए जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, डिस्क्लोजर था, उसकी बात कर रहे थे। एज फार शहजाद अकबर वो कहते हैं कि इस तारीख को मैंने कोई साइन नहीं किया था। वो आए तो बोले ना, वो तो मफरूर है। सुन लेना, उन्होंने कहा हुआ ये, अगर उन्होंने नहीं किया, उनके बिहाफ पे पीटीआई वाले बात कह रहे हैं। हाँ। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है और उन्होंने कहा है कि ये इस किस्म की बात होती है। और ये याद रखें शहजाद अकबर साहब से जो सारा ये जो रिकवरी यूनिट था, नेशनल रिकवरी ARU, जिसके सरबराह थे शहजाद अकबर, हाँ, उसके उनसे ये सब कुछ चार्ज संभाला था ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब ने। उन्होंने ये सारी बातें बताई बिकॉज ही वॉज वो इस पूरे मामले के साथ पूरी तरह इन लाइन थे। और वो तो ये कहते हैं कि मैंने कहने के बावजूद मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे नैब, मैंने कहा भी था कि मुझे बुलाया, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, मैं बता दूं, उनको नहीं बुलाया गया। बात बनती है नहीं बनती, आई डोंट नो। वो ये बता रहे थे कि अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, देखिए इसमें जो बात बताई गई है वो ये है कि फाइनेंशियल बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, जो नैब तरामीम एक्ट है उसमें सेक्शन 4 है उसका, वो कहता है कि अगर आप किसी के ऊपर ये करते हैं कि भाई इसमें गलत, पहले आप ये बताओ उसको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। यू हैव टू प्रूव कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। करेक्ट, सही। इसमें अभी तक किसी जगह पे कोई प्रूफ ही नहीं किया उन्होंने कि इनको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने जो एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पे ये कहते हैं कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ज़मीन जो है उसके जो एग्रीमेंट है, मेरे ख्याल में उसका क्लॉज 7 है या कौन सा है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं उनकी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और ये जो ज़मीन है, ये अगर किसी वजह से ये ट्रस्ट नहीं चलती तो इट विल गो टू अनदर ट्रस्ट लाइक दिस, बट इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ दीज ट्रस्टीज। सो इन अदर वर्ड्स, ना फाइनेंशियल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ नहीं, तो उनको इतना बड़ा फायदा देने की क्या जरूरत थी? फिर इतना बड़ा फायदा या ऑब्लाइज ना करते एक प्रॉपर्टी टाइकून को। देखिए मेरी बात, क्योंकि अगर वो ना जाता सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में और वहां पर सेटलमेंट ना होती तो उनको सुप्रीम कोर्ट में अपना अलग को वहां पर सेटलमेंट करनी पड़ती, उनको अपना फाइन देना पड़ता। एनसीए और यू हैड टू बेसिकली अवॉइड दैट फाइन ना, मिसयूज ऑफ पावर है ये। एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। इसमें जिसको कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसमें कहीं नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जब तक ना हो तो आप उसको मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं कह सकते। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होना जरूरी है। आप इसको इल गॉटन मनी कह रहे हैं, मतलब एक गलत चैनल से या गलत तरीके से वहां पकड़ी गई है जो भी है, और ये पकड़ी गई थी इस वजह से कि एक शख्स जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, जिसने 10 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर 15 मिलियन पाउंड का लोन लिया और 25 मिलियन हो गए, और इसको वो 50 मिलियन पाउंड वो तो एनसीए ने इन्वेस्टिगेट किया ना बर्तानिया में, लेकिन अगर वो कसूरवार होते हसन नवाज साहब तो वो उसमें ये याद रखें, कुछ भी नहीं कहा। उसमें उन्होंने सिर्फ ये देखा था प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, वो वन हाइट पार्क किसके नाम की प्रॉपर्टी है। हाँ। उन्होंने ये नहीं देखा और आज तक किसी ने नहीं देखा, आपने किसी ने नहीं देखा, इवन पाकिस्तान के उन्होंने नहीं देखा कि वो जो 10 मिलियन पाउंड्स यहाँ से गए थे वो कैसे गए थे, उसका रूट क्या था। ऑल राइट, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन जो पैसा नहीं, देखिए वो एनसीए ने वो नहीं देखा ना। अच्छा,
एनसीए वो देख नहीं रहा है, एनसीए सिर्फ इसकी कि ये बेच कौन रहा है और खरीद कौन रहा है, और जो खरीद रहा है वो पैसे कहाँ से, उसको उसकी कंसंट्रेशन इस तरफ थी। 2 लोग थे, एक मलिक रियाज का बेटा था और एक मेरे ख्याल में कोई और था, 2 थे। अच्छा, ये जब उनकी एग्रीमेंट हुई, उन्होंने ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि आप, बिकॉज यू आर अ सिग्नेटरी टू दिस लॉ, जो दुनिया के लॉज है उनमें से आप चूंकि इसको वो करते हैं, आप इसको खोलेंगे, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर वो नहीं करेंगे। एंड जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साइन किया था, ये याद रखें, ये 2019 में ये पैसा वापस आना शुरू हो गया था। सो बिफोर कैबिनेट डिसीजन ये ऑलरेडी पैसा आ रहा था, तो इसमें कैबिनेट डिसीजन का एज सच कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन इट वाज जस्ट बिकॉज एक पैसा वापस आ रहा होता है, तो और आज तक कोई इसको नैब ने क्लेम किया हुआ है एज अ रिकवरी। इसको सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ है इन देयर बजट। सिंध गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया हुआ इन देयर बजट। ठीक हो गया। इसको वो जो कहते हैं ना सेटलमेंट, इसका 1 पाउंड भी उस अमाउंट के साथ सेटल नहीं हुई। ठीक हो गया, राइट। आप कहते हैं सेटलमेंट कोई नहीं है ना। साहिबा, ओवर टू यू। ज़ाहिर है आपने पूरी एक तवील एक सुनी है कि क्यों ये जस्टिफाइड है और ये सज़ा सेंटेंस क्यों गलत है। बट मीनवाइल जो मैंने एक टेलीग्राफ के एक आर्टिकल का हवाला दिया है, वो आपने सुना कि वो कहते हैं कि जो ये क्लैश है इसका इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड मीनवाइल वी आर हियरिंग कि बिलावल साहब जो हैं वो ओथ टेकिंग भी वो अटेंड कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि शायद मतलब जो उनकी तरफ से काउंटर आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो शायद ज़ाती नौयत में कोई पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं। ही इज़ नॉट इन्वाइटेड बाय द गवर्नमेंट। विल यू डिफेंड दिस? ये गलत कह रहे हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये पीटीआई, सोशल मीडिया और जो फेक न्यूज़ और एक झूठे प्रोपेगेंडिस्ट मैं समझती हूँ जो एक रवैया है, उसकी आदी लोग हैं। उनको तो मैं जवाब देने क्या बैठूँ। मेरे ख्याल है जितना झूठ के ऊपर इन्होंने अपने आप को नुकसान दिया है, बहुत ही अच्छा होता कि जिस वक्त फ़रह गोगी के नाम पे उनको ट्रस्टी बनाया जा रहा था, बुशरा बीबी अलकादर की ट्रस्टी बन रही थी, उस वक्त ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो के इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करते, इशारा करते कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके खिलाफ खुद बानिए पीटीआई हर तकरीर, हर जलसे में बात करते थे कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, ये कहा करते थे। तो फिर आज जब ये सारे मामलात खुल रहे हैं 190 मिलियन के जो सेटलमेंट के ऊपर में, और फिर वो जो शहजाद अकबर का पलंदा होता था वो रोज़ लेकर आते थे और रोज़ाना सब कुछ चोर डाकू डकैत कहने में इतनी अटेंशन डाइवर्ट करके रखी हुई थी कि पीछे पीछे खुद चोरियां भी हो रही हैं, पैसा भी करप्शन के मद में जा रहा है। बेनिफिशरीज कौन है? व्हाट डज फराह गोगी हैज़ टू डू विद द ट्रस्ट अलकादिर ट्रस्ट? उनको तो डिफेंड भी बानिए पीटीआई आके करते थे कि वो तो बेचारी थी, वो तो मासूम थी, और वो बेचारी जो है वो आज कहाँ है? आज अब स्कॉन्डर है वो बेचारी। फिर वो जो सो कॉल्ड बेचारी, और उसके बाद जो 5-5 कैरेट के डायमंड की अंगूठियों की जो बातें निकली थी और ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे बताइए कि इज़न्ट दिस ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करके लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को दूसरों के लिए नफरत डाली गई, एक इंतशार और हेट पॉलिटिक्स की तरफ पाकिस्तान को धकेला गया, ये हेट्रेट का वक्त नहीं है। हम तो देखिए, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, ही इज़ द यंगेस्ट लीडर, लेकिन वो क्या बात करते हैं आप उनकी जुबान सुने। वो कल ही उन्होंने कराची में सिंध असेंबली के अंदर उन्होंने जो एड्रेस किया लोगों को, उन्होंने यही बात कही कि हमें नफरत की सियासत नहीं करनी, हमें हेट पॉलिटिक्स की सियासत नहीं करनी, सियासत खिदमत का नाम होता है, सियासत इंतशार का नाम नहीं होता। ये एक नौजवान सियासतदान कह रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो आग लगाने की, चोर डाकू डकैत ये वाली पॉलिटिक्स हो रही है इदारों के खिलाफ। कल को आप खुद कहते थे अमरीकी साजिश, जनाब ये अदम एतमाद हुआ, ये अमरीकी साजिश थी। आज आप फिर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, आप फिर वहाँ से रेजोल्यूशंस लाने की बातें करते हैं, तो फिर आप क्यों इन्वॉल्व करते हैं? कल तक आप कहते थे कि जी अंपायर तो न्यूट्रल होता है, आज आप खुद अंपायर की तरफ देखना क्यों चाह रहे हैं? तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये है दोहरा मयार। सेनेटर साहब ने कहा कि आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए वो लोग कि कहाँ उनको क्या माली फायदा हुआ, किस अकाउंट पे पैसे गए। ये पैसा आया, ये किस मद में आया था?
ये पैसा जो मनी लॉन्डर होकर बैरून मुल्क गया था, वो पैसा जब रिकवर आया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की गई, इस बात को बहुत बड़ी खबर बना के पेश की गई, लोगों को बताया गया, तो वो जो पैसा आया था वो तो स्टेट बैंक में जो है वो पेमेंट आपके पास रखी जाती है। वो पेमेंट जब तक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव ना करे वो पैसा हेरा फेरी नहीं हो सकता। उस पैसे को किस तरीके से आपने, किस पैसे को जिनके ऊपर क्लेम था, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्हीं की सेटलमेंट्स में आपने डाल दिया, फिर उन्हीं से आप अलकादरी ट्रस्ट बनवा रहे हैं, फिर उन्हीं से आप हीरों की अंगूठियां मुतालबा कर रहे हैं, फिर आप ये सारे जो ताने बाने, फिर कहीं प्रॉपर्टी बनी गाला में ली जा रही है, कहीं F8 में बताया जा रहा है, कहीं 450 480 मतलब आपका अपना व्यू है कि मुशाहिदा है कि शायद ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, शायद नहीं ये श्योर अबाउट इट। देखिए ये शायद फैसले में कहीं नहीं लिखा। नहीं, देखिए शायद की तो बात हम नहीं कर सकते ना। हाँ, ये चीजें देखें, फराग गोगी का कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट का भी कनेक्शन जो डेवलप किया गया वो एस्टेब्लिश्ड है। वो कहते हैं एस्टेब्लिश्ड ये नहीं है कि उनको कहाँ फायदा हुआ। देखिए लेकिन ये बेनिफिशियरीज है ना। मुझे आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि गैर सियासी, एक तरफ आप कहते हैं कि जी बानिए चेयरमैन जो पीटीआई के हैं उनकी एहलिया का कोई सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, और पीछे से अब जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है कोई प्रूफ की बुनियाद पे दी है, कोई शवाहिद एविडेंस की बुनियाद पे दी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बजाय ये सोचने के कि बिलावल भुट्टो साहब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में जा रहे हैं, उनकी अलफबरदारी में जा रहे हैं ना, वैसे वो क्यों जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, ये किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। अपना कंसर्न देखें, आप अपना मामला देखें, क्योंकि बिलावल भुट्टो इज अ पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान एज अ फॉरेन मिनिस्टर। जिस तरह उन्होंने लीड किया एक कम अरसे के अंदर और दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जिस तरह दिया, एक मुश्किल हालात में हम थे, ऑल डोर्स वर क्लोज, कोई बात करना हमसे नहीं चाहता था। आज अगर हम कर और देखिए हम ये नहीं कहते वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नेशनल लेवल की बात है। I just want to say one thing, मुश्किल हालात होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे टफ चैलेंजिंग हालात आते हैं। सही हो गया। पीपल्स पार्टी पे भी आए, PMLN पे भी आए, हर पार्टी पे। लेकिन जब मुश्किल हालात होते हैं तो मुश्किल हालात के अंदर आप संजीदगी से बैठ के सीरियस फैसले करते हैं। आप ये नहीं करते कि पार्लियामेंट में अगर सेशन चले, क्वेश्चन आवर हो तो रकस कर दें आप। एक तरफ आप कह रहे हैं हमें मुज़ाकरात करने हैं, पार्लियामेंट जब बिजनेस कर रहा है तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है जिसमें अवामी इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, पूरा वो आधा घंटे तक जो है वो किताबों को फाड़ना, पेपर्स को फाड़ना, बिजनेस की बुक्स को फाड़ना। ये आप मुझे बताइए, ठीक हो गया। सीरियसनेस का मुजाहरा जाहिर है जो पार्टी इस वक्त प्रॉब्लम में है उनको सबसे ज्यादा आपके ख्याल में करना चाहिए। और वोट टेकिंग की हम बात कर रहे थे, नेशनल लेवल की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से करते हैं, तो आई थिंक यू हैव टू हैव अ क्लियर व्यू, व्हाट डू यू वांट। भाई साहब मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, बल्कि मैं पूछती हूं क्या वजह है। मैं तो हैरान इस बात के ऊपर कि मैं तो हैरान हूं कि हुमायूं साहब तो हंस रहे हैं, बाकी तो अपनी असल में देखें, वो ब्रेक के बाद आते हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं ताकि नाज़रीन हमें वापस ज्वाइन करें। आप सवालात आ रहे थे, वजह पूछते हैं और ज्वाइन अस बैक नाज़रीन। दानियाल साहब भी हमारे साथ होंगे फिर। वेलकम बैक जी नाजरीन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जॉइन्स अस नाउ, मेंबर कौमी असेंबली PMLN और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात। दानियाल साहब वेरी वार्म वेलकम, हैप्पी टू हैव यू। आपने सुना होगा नाज साहिबा ने भी ब्रेक से कबल अपने इजहार ख्याल किया है और हुमायूं साहब ने भी किया है, लेकिन हम चूँकि एक तजस्सुस पे नाजरीन को छोड़ के गए तो एक थोड़ी गलत बात है, मैं पूछ लूँ आप हंस क्यों रहे थे, इसका जवाब थोड़ा सा बता दें, फिर मैं दानियाल साहब की बात सुनूं। आई एम श्योर बिलावल साहब जो है ना वो इनविटेशन पे जा रहे होंगे। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, देखिए अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब इनविटेशन देगी तो वो हेड ऑफ द स्टेट को देगी, नॉट नेसेसरीली, नहीं सुनते जाए ना, इट डिपेंड्स ऑन देयर टर्म्स विद द पर्सन। हेड ऑफ द स्टेट को देगी या किसी पर्सनल फ्रेंड को देगी या किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो करेगी जिसके बहुत बड़ा उनके साथ मतलब कोई गपशप है, तो या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है। नहीं, आपने साथ खुद ही कहा कि पर्सनल फ्रेंड को भी पर्सनल फ्रेंड। अच्छा, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बिलावल भुट्टो probably has never even met him, never even had a handshake with him। कितनी परेशानी की बात है। Never, मतलब to the best of my knowledge, to the best of my knowledge, ठीक है ना, to the best of my knowledge, I may be wrong, you may be wrong। मुझे समझ नहीं आती कि उनको किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, मतलब वो इनविटेशन आई है,
देखिए बुरी बात नहीं है, अच्छा है जाएं। अगर पैसे देकर भी जा रहे तो अच्छी बात है, जाएं। मैं उसमें कोई बुराई नहीं है। मोना, just a short comment. बिलावल भुट्टो is the former foreign prime minister of Pakistan, और जो आप प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुला रहे, फॉर्मर को बुला रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक यंगेस्ट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत, एक बात तो करने दें आप। लेकिन बात यह है कि a person who delivered so well as a foreign minister in the shortest span of time, a person who is leading a political party, और a person who comes from the political party जिसके president of Pakistan बैठे हुए हैं जरदारी साहब, president साहब भी हैं, नहीं मुझे आप बताइए with all the diplomatic strong ties जो उन्होंने इतनी कम अरसे में ग्रो किया, अगर कोई आपके मुल्क से एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के जाने के ऊपर आप इतना इस्तराब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, ऑनेस्टली रेस्ट इन पीस। इनके लिए मैं कहूंगी जिनको परेशानी है, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी दे शुड रेस्ट इन पीस, जिनको इतनी परेशानी हो रही है भुट्टो के जाने या ना जाने के ऊपर। So that's, you know, this shows how important we are, this shows how important our leader is, this shows कि इनका फोकस कितना हमारे लीडर के ऊपर है। दानियाल चौधरी, ओवर टू यू। आपसे एक तो हमने इब्तिदा में ये वाली बात उठाई थी कि बहरहाल आपकी हुकूमत, जितने भी आपके वुज़रा, आपके कॉलीग्स हैं सारे, ये सब जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं PMLN से, सिर्फ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे फोकस है। ये जो मलिक रियाज फैमिली है जिनके जायदादें मुंजमद करनी है, ना उनकी कोई बात कर रहा है, ना फरा शहजादी को किस तरह से वापस लाना है मुल्क में, ना उनकी कोई बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको इजी टारगेट मिल गया है कि यही इंप्रेशन जा रहा है ना आवाम को। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, आपकी पार्टी से किसी को नहीं बुलाया गया? ट्रंप वो जो ओथ टेकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की बतौर प्रेसिडेंट, किसी यंग पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया गया? हुमायूं साहब कह रहे हैं किसी यंग पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया गया। जी देखिए जी, आपको they have more things to worry than कि बिलावल साहब को बुलाया या किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। इनके एक जेब की तलाशी हुई, उससे ये पकड़े गए। अब ये क्या कह रही हैं कि हाँ हमने पैसे तो खाए, हमने 2 नंबरी की, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। भाई चोरी तो आपने की थी ना, जेब से आपकी वसूली हो गई, और अब आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये वो लोग हैं, ये वो बात है इन्होंने पूरे टाइम पे कहा कि भाई के स्टील मिल वाले जो सियासत में आने से पहले जिनकी पाकिस्तान में स्टील मिल थी, वो अपनी रसीदें दें। कभी ऊँटों का मजाक उड़ाया, कभी क्या मजाक उड़ाया, कभी क्या। जब उनकी अपने जेब चेक करने की बारी आई तो ना कोई रसीदें निकली, और हर चीज अपने जो केस है वो कोर्ट्स के सामने बयान करने से ये कासिर रहे। अब इस मुल्क में अब जो अब नया डायलेमा है, जो अब नई चीज जो चल रही है कि इंतशार तो ये कर चुके, फैला चुके, नफरत के बीजे बो चुके, गाली गलौज की सियासत ये कर चुके। अब इन्होंने नया काम शुरू किया हुआ है कि जो इनके खिलाफ आप फैसला दे, उन जजेस को टारगेट करो, उनके खिलाफ आप मुहिम चलाओ, वो ये चलाएं, सोशल मीडिया पे करें, जो भी करें। चोरी पहले इन्होंने मदीना की घड़ी चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर ये तोशाखाना की और तोहफे बेचते हुए पकड़े गए, और ये तो सिर्फ इब्तिदाई। अच्छा, आप लोग भी वैसे इस्लामी टच देते हैं ना फिर दानियाल साहब, जो आप इनको एक एक्यूजेशन इन पे डालते हैं कि ये पूरी चीज को इस्लामिक टच दे रहे हैं, वो जो मदीना की तस्वीर वाली घड़ी, ये आपका भी तो इस्लामी टच है? ये हकीकत है, इसमें कोई इस्लामी टच नहीं है। ये जो है ये अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फॉर देम, कि आप अभी यहाँ से ये सफर आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा? तो बड़ी वार्निंग दे दी है आपने इनको इस वक्त। माने आम था जो इस शहर के लोग हैं कि किस तरह शहजाद अकबर इनका फ्रंटमैन था, किस तरह पॉलिटिकल लोगों को, बिजनेसमैन को हरास करके उनसे पैसे निकलवाते थे, किस तरह ये जबरदस्ती लोगों के साथ पैसे निकलवाते रहे, किस तरह इन्होंने PRT हो, वो मिलियन सुनामी ट्री हो, इनकी जो चीजें आपके सामने आएंगी आपको निकलेगा कि सिवाय इन्होंने लोगों को, हर बंदे को चोर का, हर बंदे को 2 नंबर का, इन्होंने दुनिया में कहीं गए तो इन्होंने एक ही चीज बताई कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो चोर हैं, इसके लीडर्स चोर हैं। लेकिन जब इनकी अपनी तलाशी की बारी आई तो इनके जेब भरे हुए निकले। देखिए इनकी एक स्टेटमेंट से आज जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस चाइना वो फ्रांस अपनी परवाज उठाई, उसमें परवाज पहुंची आफ्टर 4 years ऑफ स्ट्रगल। इनकी एक स्टेटमेंट को इनसे पूछे कि हर चीज आपके साथ कोइंसिडेंस क्यों होती है कि आपकी वही लॉबीज जो इजराइल के और उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं वो आपके लिए भी स्टेटमेंट देते हैं, जो क्या नाम है, जो लॉबिस्ट पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, हमारी फौज को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को। दानियाल साहब, वैसे बाय द वे आपके लिए ये इस तरह के बयानात कहीं आपकी गवर्नमेंट के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि आप जब ऐसा कोई रेफरेंस देते हैं
वो आ रही है। अब आपको पता है इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरी चेंज हो रहा है वहाँ पर मामला सारा यूएस में, और आप ये सारी बातें वो अपने ऊपर ये मंसूब करके लेते हैं कि आप जो यूएस पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट के उस वक्त वहाँ पे आने वाले लोग हैं, आप उनके हवाले से ये वाली स्टेटमेंट्स देते हैं, आपकी गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? मान लीजिए, देखिए हमने इस मुल्क को जब आए तो आइसोलेशन से निकाला। चाइना सीपैक जो आपका बैकबोन था वो रुका हुआ था, जो आपके और प्रोग्राम्स थे वो सब रुके हुए थे, आपके तमाम नेबर्स के साथ आपने आइसोलेशन में गए हुए थे। हम तो पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला और आगे चीजों को मफाहमत से चलाने की बात। हम आगे भी, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और हो, पॉलिसीज जो है वी विल वर्क विद द पॉलिसी, और हम जो है किसी चीज को ना हावी ना, हमने पहले भी इस मुल्क को बुरानों से निकाला है, आगे भी निकालेंगे। जिनको फिक्र पड़ी हुई है ना कि किसको इनवाइट किया है, किसको नहीं किया, या गलत किया है, ज्यादा किया है, ये जी परेशानी की बात है। ना हमारे लिए पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान, ना हमने ये कहा है कि हम ट्रम्प हमें आके आजाद करेगा और उसके बाद पाकिस्तान को हम ट्रम्प से आजाद करेंगे, ना हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, ना हम किसी की तरफ मुंतज़िर हैं, देख रहे हैं। हम इस मुल्क को बुरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा दानियाल साहब, आपने कमेंट्स में एक आपने बात फरमाई, आपने कहा कि अभी तो ये भी पता चलेगा कि शहजाद अकबर साहब, आपने उनके ऊपर एक और एक्यूजेशन उनके ऊपर लगाई है कि वो हरास करते थे बिजनेसमैन को और उनसे रिश्वतें वसूल करते थे। कहीं इसी जुमरे में आप ये जो मलिक रियाज फैमिली है, जिनका अभी इस पूरे फैसले में, कल के फैसले में जिक्र है, आप उनको भी तो इसी तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर रहे कि भाई वो भी एक तरह से उनके आप समझे उनके विक्टिम थे शहजाद अकबर साहब के, क्योंकि वाकईतन आपकी गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ भी नहीं कह रही। देखिए, शहजाद अकबर का आपका आधा पाकिस्तान इनका विक्टिम था, कभी कहीं फर्रा गोगी थी, कहीं कोई और था। ये आपने हर जगह इन्होंने अपने स्टूजेस बैठाए हुए थे जो लोगों के गले दबा रहे थे, जो बिजनेसमैन से लेकर हर बंदे को, जो लोग उनसे पैसे निकलवा रहे थे। हम तो मतलब आप तो किसी की बाहर की बात ही कोई ना, ये इन्होंने पूरी दुकानें लगाई हुई थी और इनकी दुकानें का काम इनका ये था कि अपने जेब भरें। और आप अभी देखना कि जो इनके भी और कट्टे खुलेंगे, ये तो एक है 500 कनाल की जगह, इनके आपको बेशुमार ऐसे कट्टे खोलेंगे, चीजें खुलेंगी जहां लोगों से ये जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर यहाँ लोगों से ये मफाद ले रहे थे। करप्शन गन पॉइंट के ऊपर ये ज्यादा नहीं हो गया? एग्जैजरेशन तो नहीं है ये दानियाल साहब? गन पॉइंट इज मेटाफोरिकल। अच्छा, मेटाफोरिकल, ठीक है। हाँ, हमने कहा वाकईतन गन पॉइंट पे। हाँ, आपने कहा कि हमने जो 52 किलोमीटर की BRT जो हमने 12 अरब की बनाई, उसको आपने कहा हम 6 अरब में बनाई। वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी इधर बैठे हुए हैं, वो लोग भी इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने वो मेट्रो जो है, जो हम 32 किलोमीटर की मेट्रो आपकी लगभग 100 अरब की बनाई। मुझे बात है, किसी ने तो पैसे कमाए ना, किसी के जेब में तो गए। अब जब इनकी तलाशी निकलेंगे और रसीदें मांगेंगे तो फिर ये क्यों करेंगे? अच्छा, आप ये मतलब एक मजीद आप इसमें एक इंकशाफ ही कर रहे हैं दानियाल साहब, एंड ऑब्वियसली यू बीइंग अ रिस्पांसिबल पर्सन, अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्निंग पार्टी, आप ये बात कर रहे हैं कि अभी मजीद कट्टे खुलेंगे इनके ऊपर और मजीद आप कुछ नजला गिराने वाले हैं। हुमायूं साहब से पूछते हैं, आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दिस? और ये बाय द वे दानियाल साहब, ये चल तब रहा है, ये सब आप तब फरमा रहे हैं जब इस वक्त मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट भी इस वक्त काफी आगे होकर कर रही है। उसका क्या मुस्तकबिल है फिर? आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, इस पर भी बात करना जरूरी है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ड्यूरिंग द ब्रेक भी ज़ाहिर है एक फितरी बात है कि एक डिस्कशन चल रही थी, और हुमायूं साहब, ये बात एक मैटर ऑफ फैक्ट है। ये आपके साथ सवाल जो अभी नाज साहिबा ने अपने कमेंट्स में एक बात फरमाई, फरा साहिबा को कहा था खान साहब ने बिफोर ही वाज जस्ट डेज बिफोर ही वाज इनकार्सरेटेड कि वो फरा बेचारी उसके पीछे पड़ गए ये लोग। मतलब आप एक ऐसे बंदे को आप एडवोकेसी उसकी कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको पता है एलिगेशंस भी एक अजीब नौयत की थी इससे पहले कि वो शायद पंजाब में बहुत कुछ हिला जुला सकती थी। शी वाज द अल्टीमेट पावर इन पंजाब गवर्नमेंट, बुज़दार साहब, जो गालिबन आपके साथ है भी नहीं। देखिए, इस तरह है कि कौन किधर क्या उल्टा सकता था, क्या नहीं उल्टा सकता था। हमने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं, हमने हर किस्म की चीज़ें देखी हैं। एक दो बातें मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो था ना, और उसमें वो कहते हैं कि वो जो सज़ा मिली थी मलिक रियाज को, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई उनका नाम नहीं ले रहा, उसकी वजह यह कि मलिक रियाज ने उन सबको काना किया हुआ है। लोगों के घर हैं बहरिया टाउन में, पता कर लें किन लोगों के घर हैं, बड़े बड़े घर हैं,
मतलब 20-20 केनाल पे घर क्यों है? हालांकि बैरियर टाउन बेसिकली मिडिल क्लास के लिए, जहाँ पे एक केनाल से बड़ा घर नहीं होता, 2 केनाल से नहीं होते, वहाँ पे 10 केनाल के घर, 20 केनाल के घर लोगों के पास हैं, बड़ी बात है। वहाँ पे मीटिंग भी बड़ी बड़ी होती है, उसको भी छोड़ दे। आपको पता है बैरियर टाउन कराची का मसला क्या हुआ था कि हुकूमती ज़मीन के ऊपर वो आगे थे, और ये किसके ज़माने में था और इसमें कौन साथ मुलव्वस था, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। फिर जब जैसे दानियाल साहब बात बता रहे थे, फोन कॉल हुई थी वो भी तो थी ना, उनके कोई शायद बेटी थी गालिबन जो फोन कॉल के रात की अंगूठी, छोड़ देना वो भी छोड़ दे, 5 कैरेट की। मुझे उसका नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इट्स अ फोन कॉल। देखिए ना, मैंने किसी ने नहीं की कि वो फोन कॉल जाली है, फर्जी है, ठीक है, मुझे अगर है तो बिल्कुल है, आप पकड़े। मैं तो नहीं कह रहा कि आप उसको प्रूव करें ना। आपने उस पे नहीं पकड़ा, उस पे नहीं किया, उस पे नहीं किया, उस पे नहीं किया। आपका इनको देखिए, ये याद रखिए, इनको जो करेंगे तो सोचे कितने ज्यादा हो जाएंगे। प्रूफ करें और करें ना। बुशरा बीबी को इन्होंने एक ऐसे केस में किया जिसमें मेनली कैबिनेट का डिसीजन था, उसमें बुशरा बीबी का कोई हाथ लेना देना नहीं था। मैं ये आपसे अर्ज कर रही हूँ, वही वाली बात है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इस उस चीज पे पकड़े, वाकईतन उस पे पकड़े, नहीं प्रूफ करें और पकड़े। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 मुझे प्रेजेंट मिलता है मोबाइल, सही हो गया, ठीक है, मोबाइल मिलना है। मैं इसको, मुझे जो कैबिनेट डिवीजन है वो इसकी कीमत बताएगा। हाँ। अब कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट का है, उसके बाद जब वो मुझे बताएगी, मैं वो पैसे दे के, ये तो तोशाखाना केस है ना, सुन लेना। हाँ। और उसके बाद मैं बेचूं ना बेचूं ये मेरे तक है। बेचना मैं मानता हूं, देखिए मैं मानता हूं शायद बेचना अच्छी बात नहीं थी, मैं मानता हूं, लेकिन वो क्राइम नहीं था। मोरालिटी के तौर पर, डू यू नो व्हाट वाज द क्राइम? जी, टू गेट अ कार फ्रॉम तोशाखाना। कार किसको मिला है? 3 लोगों को। कौन 3 लोग है? मरियम, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। That is a crime. ना साहिबा, जो कि as per the laws you can't take it. अच्छा, उस पे इनको, उस पे नैब कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है ना साहिबा के, देखिए जो गलत चीज है, जो गलत चीज है, जो सही चीज है उसको कहते हैं उन्होंने भाई बेचना गुनाह नहीं है, बेचना क्राइम नहीं है। अभी दानियाल साहब से अच्छा, फिर जिससे इवैल्यूएशन करवाई है गवर्नमेंट ने, एक मिनट, जिससे इवैल्यूएशन करवाई थी, जिससे इवैल्यूएशन करवाई थी इन्होंने हारों की, उस बंदे को पता ही नहीं है कि हार क्या होता है, उसको डायमंड्स की पहचान ही नहीं है, वो मैट्रिक पास है, उसके पास कुछ चीज ही नहीं है, और उस इवैल्यूएशन करा रहे। नालायक बंदों को वैसी इमरान नहीं कहता कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अच्छा, मोना, पहली बात तो ये कि लायक तो फरा गोगी थी, कमाल तो उन्होंने किया, बहुत ही लायक काबिल थी, बहुत ही पॉलिटिकल थी, ठीक है ना। और ए पॉलिटिकल लोगों को बैठकर ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर, और जब पंजाब के बोजदार साहब बे से बोजदार साहब होंगे, एन से कौन होगा, अगर इस तरीके से जो है वो फाल नामों के ऊपर हुकूमतें चलती रहीं तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया। फिर आपके हाथ जब कुछ नहीं, अच्छा कैबिनेट की बात, कैबिनेट तो मासूम तरीन थी बेचारी, कैबिनेट तो रोती रही, लिफाफे में है क्या, कहते लिफाफा नहीं खोलो, लिफाफा तो खोलेंगे नहीं। तो आप मुझे बताइए व्हाट वाज द आर्गुमेंट? अपने मिनिस्टर्स इनके कह रहे थे हमने कहा, हमें नहीं बताया गया कि क्या है। वो तो एनडीए था ना, एनडीए की बात, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, दूसरी मेरी बात, और ये बात फैक्चुअल है कि उसके बाद गवर्नमेंट आई, पीडीएम की भी, उन्होंने भी नहीं खोला वो बंद लिफाफा। अच्छा, दूसरों के ऊपर इतने क्वेश्चंस, दूसरों के ऊपर इतने सवाल, दूसरों के ऊपर इतने सवालात और इतने क्वेश्चंस, आप अपनी सोच तो देखें, अपनी डायरेक्शन। औरों के घर हैं, इनको पता है, डिक्लेयर्ड हाउसेस हैं जो कि डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, उनके ऊपर बहुत परेशानी है, लेकिन खुद जो है वो आप जो है वो अलकादिर, वो किसी को भी कह रहे हो, आई एम श्योर हर कोई अगर सियासत में है, कोई अगर पावर कॉरिडोर्स में है या नहीं है, हर एक अपने डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्ड है तो फिर नो डाउट। तो आई थिंक टॉक शोज के ऊपर अननेसेसरी डिबेट का कोई सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात नहीं, हम वैसी बात नहीं करते, हम पक्के पैरों पे बात करते। हम कह रहे हैं जनाब ये 5 कैरेट की अंगूठी की कहानी कहां से आई, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हुआ, हम ये कह रहे हैं अलकादिर ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट वो होता है जैसे ये शौकत खानम बनाया गया, वो भी एक ट्रस्ट था ना। शौकत खानम की मैं बात कर रही हूँ, शौकत खानम हॉस्पिटल जब बनाया गया तो उसके अंदर जब चैरिटी ली गई तो हम भी बच्चे थे स्कूलों में, हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस जमाने
खाने में स्कूल गोइंग किड्स होते थे। नहीं, मैं एक और बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शौकत खाना में एक ट्रस्ट था, उसके अंदर हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, एज किड्स हम सब ने कंट्रीब्यूट किया, तो वो ट्रस्ट होता है जिसके अंदर सब लोग चैरिटी देते हैं और फिर वो एक ट्रस्ट, एक इदारा कायम हो जाता है। यहाँ पे ये है कि सोली एक बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी की आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आपकी तो फेयरनेस बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे वो एस्टैब्लिश्ड है, उसमें जब ट्रस्ट, लेकिन ये उस तरह का ट्रस्ट नहीं है। यस, सो आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रस्ट होता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, चैरिटी होता है, सब मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ एक ही शख्स से आप पेमेंट्स ले रहे हैं, उसी को आप फायदा दे रहे हैं, उसी से आप हीरे की दानियाल साहब, फिर उसी की सेटलमेंट्स आप कर रहे हैं, फिर और उसके बाद जब आप फंसे जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा फंसाने वाले कौन है? वो लोग हैं जो एपॉलिटिकल, अचानक से पैराशूट लैंडर्स लाइक शहजाद अकबर, आज उनको डिफेंड कयूं साहब आज करें, फर्क होगी को डिफेंड नहीं करेंगे, वो सिर्फ बेचारी की हद तक थे, अब पूछे वो बेचारी कहाँ है, अब पूछे जी दानियाल साहब आप क्या कर रहे हैं? उनको वापस लाने में मुल्क में इतना जरूर आप प्लीज फरमाएं। चलें, आपने वो एक दूसरी फैमिली, बिजनेस फैमिली का आपने जिक्र उस पर सच नहीं किया, फराह गोगी, जिसके ऊपर आप लोग भी बेतहाशा तनकीद करते रहे हैं, आज भी करते हैं, उनकी एक्स्ट्रेडिशन पे व्हाई इज द गवर्नमेंट टाइट लिप्ड? और ये मरियम नवाज साहिबा का वैसे शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको वैसे रीड आउट कर देती हूँ ड्यू टू, ताकि मैं चाहती हूँ ज्यादातर टाइम आपको ही मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ अलकादर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, अब वहाँ वाकई दुनिया के साथ मजहब की तालीम दी जाएगी, जादू टोना करना नहीं सिखाया जाएगा। मतलब ये ठीक कमेंट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल कहीं से प्रूवन नहीं है ना कि कोई खुदा ना खास्ता जादू टोना हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। कि सॉरी, मुझे आपकी आवाज मुझे मौसूल नहीं हो रही, आप इसको प्लीज रेक्टिफाई करें, मैं आपकी तरफ। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? और नाज साहिबा आप अगर कुछ कहना चाहें, वो कहते हैं ये गलत बात है खातून के हवाले से अगर कोई की जा रही है, ये जादू टोने वाली बात ना, कि उसमें जादू टोना हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। इस तरह है, एक बात याद रखें, इस तरह है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, जादू टोना, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि बाज़ लोग वो स्टील का गिलास लेकर हर जगह फिर रहे होते हैं, खाली भी होता है तब भी पकड़ा हुआ होता है। अब मुझे नहीं पता वो क्या वजह थी। आप ठीक है। नंबर 2, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक मिनट है जाए, अब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सुन ले, एक मिनट है जाए, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं कि जिसके अंदर सीरतुन नबी और जिसके अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी के बारे में कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। देखिए, मोरालिटीज की आप बात कर रहे हैं, एज अ वुमन मैं समझती हूँ कि एक तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने हमेशा खवातीन को न सिर्फ एम्पावर किया बल्कि औरतों की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और जेंडर इक्वालिटी की बात हमने की। लेकिन आप मुझे बताइए कहाँ गए थे मोरालिटी के वो असूल जब आप रातों रात जो है वो फरियाल तालपुर को ईद की रात को अरेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल से घसीट के ले जाते हैं, आप कहते हैं कि एमएस को बदल दो, लेकिन हमें ये करना है क्योंकि हमें इंतकाम लेना है। आप मोरालिटी कहाँ पड़ेगी? आपने जब खवातीनों थी फॉर बीइंग अ पार्ट, आपकी हुकूमत थी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।